हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर सीएपीएफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने रिसेंटली इंडियन पॉलिटी के लिए नए कोर्स हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लॉन्च किए। सो दिस इज़ पार्ट 8 ऑफ दैट लेक्चर सीरीज़ एंड आई एम उत्कर्ष। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा हमारे बैचेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम एक नई बैच लॉन्च करने वाले फ्रॉम 1 Feb। ये बैच चलेगी 31 जुलाई 2020 तक। उसका नाम है टारगेट CAPF 2021। इस बैच में आपको पेपर 1 एज वेल एज़ पेपर 2 इन दोनों के तैयारी करने को मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे टीचिंग के लिए हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौड़ सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। एट द सेम टाइम पैरेलली हमारी करंटली एक बैच चालू है जिसका नाम है मिशन IB ACIO 2021। यहाँ पे भी हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौड़ सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब आपको अनअकैडमी में एडमिशन लेनी है तो आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, और उस टाइम अगर आप फ़ी पे करते टाइम प्रशांत YT10 ये जो रेफरल कोड है या फिर जिसको हम कूपन कोड भी बोल सकते हैं, तो अगर ये आप वहाँ पे यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो प्रशांत YT10 कूपन कोड है, ये IB बैच के लिए एज वेल एज टारगेट CAPF बैच के लिए, दोनों के लिए अलाउड है और दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रियम्बल कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रियम्बल का बेस क्या था। प्रियम्बल का बेस बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। उसके बाद स्लोली वो इवॉल्व होता गया। उसमें फिर हमने देखा 42nd अमेंडमेंट में कुछ नए वर्ड्स ऐड किए गए, और अल्टीमेटली आज का जो हमारा प्रियम्बल है इट इज़ इन फाइनल शेप। ओके, तो अभी देखते हैं उसी प्रियम्बल के कुछ और चीज़ें। द फैक्टर विच हेल्प इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव्स। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था देयर वर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स विच वर मेंशन्ड इन आवर प्रियम्बल। तो अभी ऑब्जेक्टिव्स कौन से वो देखते हैं। सबसे पहला जस्टिस। It is necessary to maintain order in society that is promised through various provisions of fundamental rights DPSP policy provided by Constitution of India। ये important चीज़ है। It is necessary to maintain order in society। ओके, जो हमारे सोसाइटी के ऑर्डर है, सोसाइटी का ऑर्डर मतलब क्या, वहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी पे अत्याचार अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये जो अलग अलग चीज़ें है, तो ये बेसिकली ऑर्डर का पार्ट है, और इस ऑर्डर के पार्ट को मेंटेन करने के लिए बेसिकली ये कंसेप्ट का यहाँ पे इंक्लूजन हुआ है। देन ये जो जस्टिस है इट कंप्राइजेस 3 एलिमेंट्स विच इज़ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस जो है उनको बेसिकली हम 3 डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। एक है सोशल जस्टिस, सेकंड इज़ इकोनॉमिक जस्टिस, थर्ड इज़ पॉलिटिकल जस्टिस। तो सबसे पहले देखते हैं अभी व्हाट इज़ सोशल जस्टिस। Social justice means that the Constitution wants to create a society without discrimination on any ground like caste, creed, gender, religion, etc. ओके, तो ये हो गया सोशल जस्टिस के बारे में। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो सोशल जस्टिस ये वर्ड डालने के पीछे बेसिक रीज़न जो था वो था इक्वेलिटी। इक्वेलिटी होनी चाहिए। इक्वेलिटी अगर होगी तो वहाँ पे इनजस्टिस नहीं होगा। इनजस्टिस कब होता है, जब एक सेक्शन ऑफ द ग्रुप जो है वो दूसरे सेक्शन ऑफ द ग्रुप को अपने से कम समझता है या फिर खुद को बड़ा समझता है, तो उस टाइम पे इनइक्वेलिटी तैयार होती है। और जब इनइक्वेलिटी तैयार होती है तो वहाँ पे फिर इनजस्टिस की शुरुआत होती है। अगर सोसाइटी में इक्वेलिटी होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे इनजस्टिस बहुत कम होगा, आइदर होगा ही नहीं या फिर बहुत कम होगा। तो बेसिकली वो को अचीव करने के लिए यहाँ पे सोशल जस्टिस जो है उसका इंक्लूजन किया गया है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम, इकोनॉमिक स्टेटस। जनरली जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे क्या होता था, ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस जो इंडिया के पीपल थे, कॉमन पीपल, तो उनको अलग अलग राइट्स दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल अगर उसमें देखेंगे तो मेनली होता था राइट टू वोट, जिसको इंग्लिश में फ्रेंचाइज भी कहा जाता है। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में देयर वर ओनली 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विच वाज एबल फॉर द वोटिंग। और जब 1935 का जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद यही नंबर जो था वो 14% तक चला गया।
यानी कि इंडिया में जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी उसमें से सिर्फ 14% ऑफ द पीपल वर एबल टू वोट इन द इलेक्शंस। ओके, तो इतने कम लोग क्यों थे? क्योंकि वहाँ पे वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमी के अलग अलग क्राइटेरियाज उन्होंने लगा दिए थे, एंड ड्यू टू दैट देयर वाज द वेरी लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द इलेक्शंस। देन every person must be paid equally for an equal position and all must get opportunities to earn for their livings। ये बेसिकली एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। जैसा कि हमने सोशलिज्म देखते टाइम बोला था कि सोशलिज्म में क्या होता है मेनली, तो वहाँ पे जो इनइक्वालिटी हो सोसाइटी की उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है, और सोसाइटी की जो वेल्थ होती है उसको इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे भी बेसिकली यही एम था। एम क्या था? जो भी सोसाइटी में लोग होंगे तो उन सबको इक्वली पे करना चाहिए, दे शुड बी पेड इक्वली, और उसकी वजह से क्या होगा, फिर सब लोग इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे। और अगर सब लोग इकोनॉमिकली इक्वल पोजीशन पे आएंगे तो ऑब्वियसली सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन था या फिर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, सो बेसिक आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस वाज द टू रिड्यूस द इनजस्टिस एंड द inequality in our society। Then all people must get opportunity to learn for their livings। ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। जनरली इससे पहले अगर ब्रिटिशर्स के टाइम में देखेंगे तो जो एजुकेटेड थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा था, तो मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो उनके लिए वहाँ पे रिजर्व की जाती थी। ओके, बट स्लोली क्या हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सब इंडिया के जो सिटीजन्स थे ऑल वर द इक्वल पीपल्स, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो इक्वेलिटी थी उसको फिर से अचीव करना था, एंड दैट्स वाई जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो सिर्फ एक ग्रुप के लिए ना होके सारे के सारे जो इंडिया के पॉपुलेशन थे, जिनको सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो उनके लिए एक्सपांड की गई, और उसके अंडर फिर अल्टीमेटली जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सबको दी गई। अभी ये अपॉर्चुनिटीज़ में भी फिर बाद में रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह आ गई। बेसिकली ऑल दीज थिंग्स वर ओनली फॉर द एक्सपांडिंग द broaden area or the expanding the reach of the opportunities up to the all sections of the Indian society। ओके, और उसके लिए फिर लिविंग, अभी ये जो लिविंग है ये बेसिकली सिर्फ ये वर्ड नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि डिग्निफाइड लिविंग होनी चाहिए, लिविंग विद डिग्निटी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इकोनॉमिक जस्टिस के थ्रू अचीव करने के लिए हमारे जो प्रियम्बल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज़ डाली गई है। ओके, उसी के साथ आता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल, फ्री, फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़। अगर ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखेंगे या फिर उससे पहले भी देखेंगे, जब इंडिया में मोनार्कीज थी यानी कि राज्य रजवाड़े थे, तो राज्य रजवाड़ों में क्या होता था, मेनली उनके जो बेटे वगैरह होते थे मोनार्की में, जो उनके एयर्स होते थे, तो वही वहाँ पे रूलर बनते थे। बट जब डेमोक्रेसी आई, इट मीन्स व्हाट, डेमोक्रेसी में क्या होगा, रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक में क्या होगा, जो भी हेड ऑफ द स्टेट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। इवन वहाँ की जो रिपब्लिक में गवर्नमेंट भी होगी वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेंज होती रहेगी। अभी अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, बट यूएस में क्या होता है, आफ्टर एवरी 4 ईयर जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो चेंज होती है। तो ये सालों का डिफरेंस है, बट गवर्नमेंट वहाँ पे कंपलसरी चेंज होती रहती है, एंड दिस गिव्स द पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस कैसे, जो भी इंडिया में डेमोक्रेसी आई, जब उस टाइम जितने भी अलग अलग सेक्शंस थे तो उन सब को पॉलिटिकल जो भी एरेना है या फिर पॉलिटिकल एरिया है उसमें इंक्लूजन मिला। हर सेक्शन से वहाँ पे लीडर जो थे वो चुन के आते थे, और हर सेक्शन जो था वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट होता था। उसी को हम शॉर्ट में कह सकते यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके अंडर क्या होता है, जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उन सबको राइट टू वोट मिलता है। और अडल्ट, इसका हमने ऑलरेडी मीनिंग देखा है। अडल्ट मीन्स आज के टाइम पे जो भी 18 ईयर से ऊपर होगा उसको कहा जाता है अडल्ट। सो दिस वाज बेसिकली अ पॉलिटिकल जस्टिस कंसेप्ट विच इंक्लूड्स मेनली द अपॉर्चुनिटीज़ इन द पॉलिटिकल एरेना। ओके, पॉलिटिकल एरेना में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनका इसमें मेनली इंक्लूजन किया जाता है। ओके, अभी देखते हैं इक्वेलिटी। What is equality? The term equality means no section of society has any special privileges। ओके, मतलब क्या, इससे पहले अगर देखेंगे जो मोनार्की के
मेनली प्रिंसेस थे या फिर किंग थे, या फिर उस टाइम पे जो हायर कास्ट के या फिर हायर क्लास के लोग थे, उनको क्या होता था, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होते थे, उनके खाने के तरीके अलग होते थे, उनके रहने के तरीके अलग होते थे। तो ये जो स्पेशल प्रिविलेजेस है, सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और प्रियम्बल ने क्या किया, इन प्रिविलेजेस को कैंसिल कर दिया, निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में फिर से इक्वलिटी आनी चाहिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो अगर स्पेशल प्रिविलेज देंगे तो इनइक्वलिटी होगी, और इनइक्वलिटी अल्टीमेटली लीड्स टू इनजस्टिस। तो वो जो इनजस्टिस है वो निकालने के लिए बेसिकली यहाँ पे प्रिविलेजेस को कैंसिल किया गया। ओके, सो नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड ऑल द पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जितने भी इंडिया में रहने वाले पीपल है, जिनको हम स्पेसिफिकली सिटीज़न ऑफ द इंडिया कहते हैं, अभी इंडिया में फॉरेन के लोग भी हैं, ओके, बट वो सबको हम सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहते, बट दोज हु आर द सिटीजन ऑफ इंडिया विल हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीथिंग। ओके, फॉर एवरीथिंग मतलब वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक हो, देन सोशल हो, सब जगह पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अभी डिस्क्रिमिनेशन जो है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन का। ओके, तो अनटचेबिलिटी में क्या होता था, एक पर्टिकुलर सेक्शन था इंडियन सोसाइटी का जिनको अनटचेबल कहा जाता था और उनको पब्लिक प्लेसेस में एंट्री नहीं दी जाती थी। ओके, तो इक्वलिटी के अंडर क्या हुआ, वो अनटचेबिलिटी जैसी जो इनजस्ट प्रैक्टिसेस थे उनको कैंसिल किया गया एंड अल्टीमेटली जो डिस्क्रिमिनेशन था उसकी वजह से वो स्लोली कम करने की कोशिश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एंड हमारे प्रियम्बल ने की है। ओके, तो उसकी वजह से वहाँ पे ये वर्ड जो इक्वलिटी ये डाला गया है। एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अभी हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ, तो ये चीज़ प्रिवेल होनी चाहिए थी, ऐसा वहाँ पे जो लीगल ल्यूमिनरीज थे उनका बोलना था। अभी रूल ऑफ लॉ मतलब क्या, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया में रूल करेगा। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे जो भी लॉ बनेंगे वो इंडिया में रूल करेंगे। इंडिया में कोई भी पर्सन जो होगा या फिर कोई भी डिनेस्टी जो होगी या फिर कोई भी फैमिली होगी तो वो इंडिया में रूल नहीं करेगी, देयर विल बी रूल ऑफ लॉ। ओके, तो ये जो रूल ऑफ लॉ है इसके सामने सब लोग इक्वल है, ऐसा भी ये जो इक्वलिटी कंसेप्ट है हमारे प्रियम्बल की उसमें कहा गया है। ओके, और ये डिस्क्रिमिनेशन है ये भी रूल ऑफ लॉ के थ्रू कम करने की इंडिया में कोशिश की गई है। सो दिस इज़ द वेरी ब्रॉड मीनिंग ऑफ द इक्वलिटी। उसके बाद आते हैं लिबर्टी पे। लिबर्टी क्या है, द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ द पीपल टू चूज़ देयर वे ऑफ लाइफ, हैव पॉलिटिकल व्यूज़ एंड बिहेवियर इन सोसाइटी। अभी ये जो लिबर्टी है बेसिकली दिस इज़ अ प्लूरल काइंड ऑफ लिबर्टी। मतलब क्या है, इंडिया में ऑलरेडी देयर इज़ अ डिफरेंशिएशन जिनको हम डाइवर्सिटीज़ बोलते हैं। ओके, और इंडिया की सोसाइटी जो है वो प्लूरल सोसाइटी है, मतलब हर जगह पे या फिर हर 100 किलोमीटर्स पे जो हमारा वे ऑफ लाइफ है वो चेंज होता है, हमारा खाना चेंज होता है, हमारी लैंग्वेजेस चेंज होते हैं। ओके, एट द सेम टाइम इंडिया जो है वो मल्टीकल्चरल होने की वजह से अलग अलग इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है, कुछ रीजनल है, कुछ नेशनल है। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल व्यूज़ है इंडियंस के बेसिकली इंडिया के सिटीजन्स के, तो वो भी अलग अलग है। तो उसकी वजह से इन सब को अकोमोडेट करने के लिए एट द सेम टाइम जो डिफरेंट बिहेवियर्स है, बिहेवियर कहाँ से आते हैं, कल्चर से आते हैं एंड वे ऑफ लाइफ से आते हैं। ओके, तो ये जो डिफरेंट बिहेवियर्स है इनको भी अकोमोडेट करने के लिए बेसिकली ये लिबर्टी नाम का जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। ओके, और ये उसकी वजह से हमारा जो प्रियम्बल है उसमें भी इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग। याद रखो, जनरली लिबर्टी जो है ये वर्ड जहाँ पे आता है कंसिडर किया जाता है कि द पर्सन हु हैज़ द लिबर्टी कैन डू एनीथिंग। ओके, बट ऐसा नहीं है, देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि कुछ लिमिटेशंस है लिबर्टी पे, और वो लिमिटेशंस को कंपल्सरीली फॉलो करना ही पड़ता है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे एंट्री होगी किसकी, जुडिशियरी की, और जुडिशियरी विल एंश्योर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन शुड बी फॉलोड इन प्रैक्टिसिंग लिबर्टी। ओके, तो
अ पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन लिमिटेड सेट बाय द लॉ, यानी कि लॉ में ही ऐसे लिमिटेशन डाले गए जिनके वजह से जो लिबर्टी है वो टोटली हम लिटरली वर्ड बाय वर्ड यूज़ नहीं कर सकते या फिर उसको एंजॉय नहीं कर सकते। ओके, अब ये लिमिटेशन क्यों डाले गए? बेसिकली लिमिटेशन डालने के पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है द सिक्योरिटी और द सोशल बॉन्डेज जिसको हम कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग। अगर हर कोई अपने हिसाब से लिबर्टी को एंजॉय करने लगा तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, सोसाइटी का जो बॉन्डेज है वो ख़त्म हो जाएगा, सोसाइटी में फैक्शंस तैयार हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो नेशन है हमारा वो डिवाइड हो जाएगा। तो लिमिट या फिर लिमिटेशंस, इनकी वजह से क्या होता है बेसिकली, तो ये जो बॉन्डेज है इसको कोई ज़्यादा बड़े तौर पर झटका नहीं पहुंचता है और उसकी वजह से क्या होता है, फिर हमारा जो नेशन है उसकी सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वो अनस्टेबल नहीं होती है। ओके, कोई भी उसको शेक नहीं कर पाता है। सो बेसिकली दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी विच इज मेंशन इन आवर प्रीएम्बल। ओके, यहाँ पे हमेशा याद रखो देयर आर द लिमिटेशंस फॉर द लिबर्टी, जिनको हम अदर लीगल लैंग्वेज में या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये हम उसको वर्ड देते हैं लिमिटेशंस को। ओके, उसके बाद आता है फैटर्निटी। द टर्म फैटर्निटी मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड एन इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड ऑल द पीपल। अभी फैटर्निटी ये जो वर्ड है बेसिकली, ये जो लिबर्टी, फैटर्निटी, इक्वलिटी, ये जो वर्ड्स है ये हमने फ्रांस से लिए। तो फ्रांस में क्या हुआ था, वहाँ के जो पीपल थे वो स्ट्रांगली अपने कंट्री से अटैच थे और स्ट्रांगली वो एक दूसरे के साथ भी अटैच थे और उसकी वजह से उनमें ब्रदरहुड की फीलिंग आई थी। अभी ये चीज़ इंडिया में क्यों आई, क्योंकि इंडिया का जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया में डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, इंडिया की सोसाइटी जो है वो प्लूरल सोसाइटी भी है। तो ऑब्वियसली बहुत बार क्या होता है, ये प्लूरलिटी में या फिर डाइवर्सिटी में बहुत सारे फ्रिक्शंस होते हैं या फिर क्लैशेस होते हैं। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा नेशन है वो फिर से एक वीक पोजीशन में चला जाता है। ओके, तो बेसिकली वो चीज़ों को टालने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए ये चीज़ को यहाँ पे डाला गया है। अभी फैटर्निटी की वजह से क्या होगा, भले इंडिया में कितना भी डाइवर्सिटी हो, इंडिया में कितनी भी प्लूरलिज्म हो या फिर इंडिया की सोसाइटी कितनी भी प्लूरलिस्ट हो, ओके, तो ये अगर ज़्यादा प्लूरलिस्टिक भी रहेगी, स्टिल जो इमोशंस होंगे फॉर द कंट्री और इमोशंस होंगे फॉर द पीपल वो तो चेंज नहीं होंगे। और अगर ये इमोशन एक बार अगर क्रिएट होते हैं इंडियंस में, फिर वो कहीं का भी रहने दो, अगर इंडियन सिटीजन में ये अगर इमोशंस क्रिएट होते हैं तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो नेशन है वो स्ट्रेंथन होगा और जो बेसिक आज के टाइम पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव माना जाता है वो है ग्लोबल लीडर बनने का, तो वो इजीली हम अचीव कर सकते हैं। ओके, तो वो अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है फैटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड। ओके, तो अभी देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। हमने जो अभी ऑब्जेक्टिव्स देखे उनका इम्पोर्टेंस क्या है। इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्हें किस प्रकार की लाइफ को अडॉप्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली जो लाइफ या फिर जो वे ऑफ लाइफ इंडिया के सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को थ्रेटन करती है, ऐसी चीज़ों को ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हमें बताते हैं कि विच वे ऑफ लाइफ शुड वी एक्सेप्ट। उसके बाद इट इंक्लूड्स फैटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एज द नोशन ऑफ हैप्पी लाइफ एंड विच कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम ईच अदर। ओके, यानी कि जनरली कंसिडर किया जाता है जब कोई भी नई बर्थ होती है या फिर एक सोसाइटी है जिसमें अगर कोई नया पर्सन आता है, तो जब वो जन्म लेता है उसी के साथ उसके पास फैटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी नाम के जो अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं वो वैल्यूज़ उसी के साथ आते हैं। तो वो व्यक्ति से ये वैल्यूज जो है वो कोई छीन नहीं सकता, इवन बाय लॉ ये चीज़ें छीन नहीं सकता कोई भी। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी यूरोप में उस टाइम पे स्पेशली फ्रांस में तैयार हुई थी। ओके, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फैटर्निटी की। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो उस टाइम के लिबरल्स थे जिन्होंने वहाँ पे रिवोल्यूशंस वगैरह किए थे, तो उन्होंने ये कंसिडर किया था कि नो वन कैन टेक दीज थ्री थिंग्स फ्रॉम एनी अदर पर्सन। ओके, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया वहाँ पर। एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स।
उसके बाद लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम इक्वेलिटी। लिबर्टी जो है वो इक्वेलिटी से कभी भी हम अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इक्वेलिटी होगी तभी लिबर्टी होगी। अभी इक्वेलिटी मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कंसिडर करेंगे, अगर दो घर है, दो घर में अगर कोई पर्सन जो है वो कम पैसे कमाता है और एक घर में ज़्यादा पैसे आते हैं, तो ऑब्वियसली उनमें क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा, और डिस्क्रिमिनेशन अल्टीमेटली लीड्स टू इनजस्टिस, और इनजस्टिस की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? जो लिबर्टी होगी, जो कम पैसा कमाता है दूसरे घर वाला बंदा, तो वो जो जब सोसाइटी में निकलेगा तो उसको जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो जैसे बिहेव करता है वैसे बिहेव करने की लिबर्टी नहीं होगी। सो उसकी लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस आ गए। तो बेसिकली जो लिबर्टी है वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो उसकी वजह से जो लिबर्टी है उसका डायरेक्ट रिलेशन है इक्वेलिटी के साथ। जब तक इक्वेलिटी नहीं होगी तब तक लिबर्टी नहीं होगी। ओके, देन इक्वेलिटी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम लिबर्टी। ओके, यानी कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एक साइड में लिबर्टी, दूसरे साइड में इक्वेलिटी। कभी कभी क्या होता है, लिबर्टी इक्वेलिटी के लिए सपोर्ट करती है तो इक्वेलिटी क्या करती है? लिबर्टी के लिए सपोर्ट करती है। तो ये काइंड ऑफ चेन है, और जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कहते हैं। तो ये वाली चीज़ है लिबर्टी एंड इक्वेलिटी के बीच में। नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वेलिटी कैन बी डाइवर्स फ्रॉम फैटर्निटी। यहाँ पे एक और नया वर्ड आ गया, फैटर्निटी। अभी फैटर्निटी की वजह से क्या होता है? बेसिकली जब ब्रदरहुड आता है तो ऑब्वियसली ब्रदरहुड में क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते और फ्रेंडली रिलेशंस होते। तो जब कम रिस्ट्रिक्शंस हो गए तो ऑटोमेटिकली जो लिबर्टी होगी वो अचीव हो जाएगी। और ऑब्वियसली ऊपर जो हमने देखा कि लिबर्टी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इक्वेलिटी, और जब लिबर्टी अचीव हुई तो इक्वलिटी भी अचीव होगी। और ये उल्टा भी हो सकता है, जब फैटर्निटी आती है यानी कि ब्रदरहुड आता है तो उसमें क्या होता है? बेसिकली जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, ब्रदरहुड में या फिर ब्रदर्स में जैसा रिलेशन होता है जो जनरली इक्वल लेवल पे वो एक दूसरे को ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? इक्वलिटी आती है। और जैसा कि हमने ऊपर देखा, इक्वलिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लिबर्टी। इक्वलिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लिबर्टी। तो अल्टीमेटली जो लिबर्टी है वो अचीव हो जाती है। यानी कि फैटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और ये एक दूसरे के साथ रिवॉल्व होते रहती है। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमसी ऑफ द फ्यू ओवर मैनी। जैसा कि ड्यूरिंग मोनार्की होता था, जब इंडिया में राजे रजवाड़े थे उनके टाइम पे यही होता था कि कुछ लोग थे, स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपल जो सुप्रीम होते थे, एंड मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द पीपल जो होता था वो उनके नीचे सबड्यू हो जाता था या फिर दब जाता था। तो उसकी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि अगर इक्वलिटी नहीं होगी तो लिबर्टी क्या करेगा? जिनके पास ऑलरेडी ज़्यादा पावर है उनको और पावर दे देगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कंसिडर करो, फिर से 2 हाउसेस है, तो एक हाउस में ऑलरेडी जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको अगर और लिबर्टी दे दी तो वो क्या करेगा? और पैसा कमाएगा। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? जो लिबर्टी है उसका फ़ायदा किसको होगा? फ्यू सेक्शन और द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को होगा। बट मेनी या फिर मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो होगा वो इससे अलूफ रहेगा या फिर इससे दूर रहेगा। एंड ड्यू टू दैट लिबर्टी without equality is harmful for our nation. Okay, then equality without liberty would kill individual initiative. Equality without liberty would kill individual initiative. मतलब क्या? जब कंसिडर करो फॉर एग्जांपल अभी जो हमने लिए थे 2 हाउसेस, अगर दोनों हाउसेस को लिबर्टी दे दी बट दोनों में इक्वलिटी नहीं है तो क्या होगा? जिसके पास ज़्यादा पावर है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? फिर से सुप्रीम बन जाएगा, और जिसके पास ऑलरेडी कम पावर है वो तो ग्रो ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो लिबर्टी की इट विल किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो लिबर्टी एंड इक्वलिटी ये दोनों चीज़ें ह्यूमन के डिग्निफाइड सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, then without fraternity liberty would produce the supremacy of few over many। फिर से fraternity जो है, अगर
वहाँ पे नहीं रहेगी तो लिबर्टी क्या करेगा, फिर से सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ऑन मेनी ये कर देगा, यानी कि स्मॉल सेक्शन ऑफ ग्रुप मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द ग्रुप पे रूल करेगा या फिर उनकी अथॉरिटी वहाँ पे दिखाएगा। ओके, विदाउट फैटर्निटी। फैटर्निटी का हमने अभी देखा था मीनिंग क्या है, ब्रदरहुड। ओके, तो फैटर्निटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सपोर्ट ऑफ द लिबर्टी। देन अभी देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल। अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। ओके, ये आर्टिकल है जिसके अंडर देयर आर प्रोविजंस फॉर द वेरियस अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। अभी ये चीज़ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा था तब हमारे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो अनशेकेबल हो, उनको कोई भी शेक नहीं कर सकता या फिर कैंसिल नहीं कर सकता। तो स्लोली क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे प्रिंसिपल्स फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म, उसके बाद गवर्नमेंट जो है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वगैरह, ये जो प्रिंसिपल्स है अलग अलग स्पेशली फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, तो उनको एक लिस्ट में डालना उसने सुप्रीम कोर्ट ने चालू कर दिया। ओके, और अल्टीमेटली वो जो लिस्ट तैयार हुई उसको कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चर। अगर एक्चुअल में देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने लेटर फेजेस में ऐसे वैल्यूज़ जो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंडिया के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया के जो कोर वैल्यूज़ है, जो इंडिया की सिविलाइजेशन थी उससे इवॉल्व होने वाले जो वैल्यूज़ है और उसके बाद भी इवॉल्व हुए वाले जो वैल्यूज़ है ड्यूरिंग द आवर फ्रीडम मूवमेंट, तो उन सारे वैल्यूज़ को स्लोली एक लिस्ट में डालना चालू कर दिया जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रीएम्बल। ओके, प्रीएम्बल में बेसिक एलिमेंट है लाइक जस्टिस, फैटर्निटी, इक्वेलिटी एक्सेट्रा। एज ऑफ नाउ द प्रीएम्बल इज़ ओनली अमेंडेड वंस, सिर्फ एक बार हमारा जो इंडिया का प्रीएम्बल है वो अमेंड हुआ है। कब से, जब से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था और उसके बाद जो है ओरिजिनली हमारा प्रीएम्बल तैयार हुआ था तब से एक ही बार ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ये जो हमारा प्रीएम्बल है वो अमेंडमेंट हुआ है। और उस टाइम पे जो अमेंडमेंट हुआ था उसी को कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 ये हुआ था कब, 1976 में, यानी कि ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। The term socialist, secular and integrity were added to preamble through 42nd Amendment Act of 1976। कौन से वर्ड, 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और अगर उस टाइम का आप सिचुएशन देखोगे इंडिया का, तो इंडिया इंटरनल प्रेशर एज वेल एज एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि उस टाइम पे रिसेंटली हमने 71 का वॉर भी लड़ा था। ओके, उसी के साथ हमारा चाइना के साथ भी क्लैशेस चालू थे, तो वो जो सिचुएशन थी उस टाइम की बहुत क्रूशियल थी और इंडिया के लिए बहुत फ्रेजाइल थी। तो उससे बाहर निकलने के लिए, इंडिया में और सॉलिडेरिटी लाने के लिए बेसिकली उस टाइम पे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ये नाम के वर्ड्स प्रीएम्बल में ऐड किए गए। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बिटवीन सोवरिन एंड डेमोक्रेटिक। अभी इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा है। ओके, तो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड कहाँ पे डाले गए, वो डाले गए सोवरिन एंड डेमोक्रेटिक ये दोनों वर्ड के बीच में। यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, पहले क्या था, सिर्फ यूनिटी था, बट यूनिटी जो थी वो उतनी काफ़ी नहीं थी, उसके साथ इंटीग्रिटी भी चाहिए थी, यानी कि स्ट्रॉन्ग एक इमोशन जो हमारी मदरलैंड के साथ हमें जोड़ता है, दैट इज़ इंटीग्रिटी। एंड एट एनी कॉस्ट जो इमोशन होगा वो मदरलैंड को बिट्रे नहीं करेगा, और जब तक वो बिट्रे नहीं करेगा तब तक वो इंटीग्रेटेड है ऐसा कंसिडर किया जाता है। ओके, सो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये जो दो वर्ड है ये नए एक दूसरे के साथ ज्वाइंट किए गए थे इंस्टेड ऑफ अर्लियर ओनली यूनिटी वर्ड। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने रिसेंटली अनअकैडमी पे जो हमारे बैचेस है वो लॉन्च किए, उसमें से एक नई बैच अभी फ़िलहाल लॉन्च होने वाली है जो होने वाली है 1 Feb 2021 को, वो चलेगी 31 जुलाई 2021 तक, जिसका नाम है टारगेट CAPF 2021। यहाँ पे आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के प्रिपरेशन
करने को मिलेंगे। यहाँ पे हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट देवगुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। उसी के साथ यू कैन अवेल 10% ऑफ द डिस्काउंट बाय यूजिंग प्रशांत YT10 रेफरल कोड या फिर कूपन कोड। एट द सेम टाइम वी आर करंटली टीचिंग अंडर द मिशन IB ACIO बैच, ये IB के लिए बैच है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे वेल नोन ट्यूटर लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट देवगुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स भी है। यहाँ पे भी आप जो 10% का डिस्काउंट है वो अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रशांत YT10 कूपन कोड या फिर रेफरल कोड। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वंस अगेन थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर।